हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और मॉडर्न इंडिया लगभग हमारी खत्म होने के कगार पे है। आज हमारी क्लास नंबर 32 है। कल हमने गांधी इरविन पैक्ट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के ड्यूरेशन में हम लोगों ने क्या ध्यान दिया कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट में कई सारी बातें इरविन के द्वारा स्वीकार की जाती हैं, कुछ बातें गांधी जी के द्वारा स्वीकार की जाती हैं, जिसमें से एक बात यह था कि भाई आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होना है कि यूके जाना होगा, लंदन जाना होगा, और वो जाते भी हैं। हालांकि वहां पे एक मुद्दा क्रिएट होता है, यहां तक तो हमने कल की क्लास में देख लिया था, लेकिन एक मुद्दा क्या क्रिएट होता है, वो मुद्दा था पृथक निर्वाचन मंडल का। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था 1919 के एक्ट से आप देखोगे पृथक निर्वाचन की बात चलनी स्टार्ट हो जाती है। अब इस पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को और भी ज्यादा प्रसारित करना था। पहले ये केवल इस्लाम मुस्लिमों तक थी, अभी क्या था कि इसमें दलितों को शामिल किया गया। पृथक निर्वाचन में बेसिकली ये होता था कि मानो कि जो सीट डिसाइड हो रही है, ठीक है, जैसे 71 सीटें पृथक निर्वाचन के तहत डिसाइड की गई थी कि भैया इन 71 सीटों पे क्या होगा कि जो दलित वर्ग है वो इलेक्शन लड़ेगा। आप बोलोगे कि सर कि ये तो आज भी है, आज तो 71 से ज्यादा है। आज क्या है, आज अराउंड आपका मतलब आज नहीं, जब पूना पैक्ट होता है तो पूना पैक्ट पे इसको बढ़ा के 148 सीट कर दिया जाता है। लेकिन सोचो इस 71 में क्या था कि पहले जिस वर्ग को, ठीक है, वो पृथक निर्वाचन में रखा जाएगा, केवल उसी क्लास के लोग वोट भी करते, अदर लोग वोट भी नहीं करते। तो इसके लिए क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं जब इसमें दलित वर्ग को शामिल किया गया तो गांधी जी का मानना था ये कहीं ना कहीं क्या हिंदुज्म का डिवीजन था। तो एक बेहतरीन ये था कि गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम फिर से भारत जाएंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा स्टार्ट करेंगे। हालांकि गांधी जी भारत आएंगे, गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में फिर से बंद किया जाएगा। यरवदा जेल में वो अक्सर बंद होते रहते थे, इसलिए उन्होंने यरवदा जेल को मंदिर की संज्ञा भी दे दी थी। अब बात आती है कि ये तो वो कहानी थी जो हम लोग पिछली क्लास से कनेक्ट कर लिए। तो भैया गांधी जी और अंग्रेजों के बीच में अब एक टकराहट का कारण क्या बन गया, वो था पृथक निर्वाचन मंडल, जिसको हम लोग कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, जिसको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाई गई थी, या हम लोग कह सकते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड की ये उपज थी, उनके दिमाग की उपज थी। बात ये होती कि गांधी जी के अस्वीकार करने के कारण जो ये प्रस्ताव था इसको स्वीकार नहीं किया गया, तो ऐसा नहीं है। चूंकि दलित वर्ग के लीडर के तौर पर BR अम्बेडकर और वहां पर ऑलरेडी मौजूद थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था कि जो कम्युनल अवार्ड था उसको स्वीकार कर लिया, और भारत में यह तय हो गया कि अब कम्युनल अवार्ड की जो क्राइटेरियाज थे वो लागू किए जाएंगे। लेकिन यरौदा जेल में जब इस बात की जानकारी गांधी जी को होती है तो गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे, और लगभग 4 दिनों तक, 3 से 4 दिनों वो आमरण अनशन पे रहते हैं। फिर गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। हालांकि यहाँ पे सिग्नेटरी अथॉरिटी गांधी जी नहीं है, ठीक, समझौता किसके बीच में होता है, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। तो सांप्रदायिक पंचाट, यहां पे मैंने बोला कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई, तो 16 अगस्त 1932 को। यहां पे किसको किसको इसमें एलिजिबल किया गया, तो मैंने लिखा सिम एंग्लो इंडियन। तो यहां से S से सिख है, I से इस्लाम है, ठीक है, और I से इस्लाम हो गया, ठीक है, नहीं सॉरी, और I से ईसाई हो गया, M से इस्लाम मुस्लिम हो गए, और एंग्लो इंडियंस हो गए इसमें, ठीक है, दंदना। तो यहां पे ये लोग शामिल किए गए थे आपके सांप्रदायिक पंचाट में। यहां पे बस इंपॉर्टेंट बात क्या है, बौद्धिज्म और जैनिज्म आपको यहां पे दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कल को पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किसी सांप्रदायिक पंचाट में शामिल नहीं किया गया था, तो बौद्धिज्म और जैनिज्म इन लोगों को शामिल नहीं किया गया था सांप्रदायिक पंचाट में। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात बन के आती है, ठीक है। पीटी का क्वेश्चन यहां से भी बन के आ सकता है, तो हम लोग तैयार रहेंगे। तो यहाँ पे सिम एंग्लो में, यहाँ पे I से पहले मैं इसको इस्लाम से जोड़ा था, लेकिन जानना कि S से हो गया सिख, I से हो गया आपका ईसाई, M से हो गया मुसलमान, और एंग्लो इंडियंस। इनको क्या किया गया था कि इस पृथक निर्वाचन मंडल में, या हम लोग कह सकते हैं सांप्रदायिक पंचाट में इनको शामिल किया गया था। 24 सितंबर, ये एग्जैक्ट वो डेट है जब पूना पैक्ट होता है, ठीक है। पूना पैक्ट को हम लोग यरौदा पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। कारण क्या, उसको गांधी जी यरौदा जेल में बंद थे, तो आपका इसको हम लोग यरौदा पैक्ट भी कहते हैं। हालांकि इसमें होता क्या है, अब देखो सांप्रदायिक पंचाट के तहत क्या किया था, कम्युनल अवार्ड के तहत क्या किया था कि जो दलित वर्ग था उनको 71 सीट का रिजर्वेशन दिया गया था। गांधी जी ने इसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया, 148 सीट। अच्छा, ये 148 सीट जो है ये प्रांतीय विधानमंडलों में था। जानना ये कहां पे था, ये प्रांतीय विधानमंडलों में था, ठीक है, प्रांतीय विधानमंडलों में था। जो सर्वाधिक सीट थी, रिजर्व सीट थी, वो मद्रास में सर्वाधिक रिजर्व सीट थी, वो 30 था। इसी तरीके से देखो कि संयुक्त प्रांत में, चूंकि संयुक्त प्रांत बाद में यूपी बन जाता है, तो संयुक्त प्रांत में रिजर्वेशन की सीट कितनी थी, तो यहाँ पे 20 सीट रिजर्व था।
20 सीट क्या किया गया, रिजर्व कर दिया गया। बाद में उनको पता कि इसी प्रावधान को हम लोगों ने आगे स्वीकार करते हुए जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन को लागू किया। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत में कितना था ये सीट, तो 20 सीट था। तो अगर आपसे पूछे कि जो 148 सीटें रिजर्व की गई थी उनमें मैक्सिमम किस प्रांत को, किस प्रोविंसेस को दिया गया था सीट, तो मद्रास से 30 सीट था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। अब आती किसके है सर, केंद्रीय विधानसभा में। ठीक है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव में कोई रिजर्वेशन नहीं था, तो ऐसा नहीं है। केंद्रीय रिजर्वेशन में यह था कि टोटल सीट का 18%, टोटल सीट का 18% कहां दिया जाएगा, टोटल का 18% वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में यानी केंद्रीय विधानसभा में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें थी केंद्रीय विधानमंडल के लिए, और प्रांतीय विधानमंडल कितना था, 148 सीट था। तो कम्युनल अवार्ड समझ गए, पूना पैक्ट की क्या क्या बातें हुई थी ये हम लोग समझ गए। अब देखो यहां पे 5-7 क्वेश्चन आपका कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के ऊपर है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, यहां से पूरे क्वेश्चन लग जाएंगे, जितने क्वेश्चन आए होंगे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा सॉर्ट कर देता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय है ये किसके द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसके द्वारा घोषित किया गया, पहला क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है सांप्रदायिक अधिनिर्णय का मतलब क्या हो गया, कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने की, ये इस वक्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचायत है यानी कम्युनल अवार्ड है। अब देखना ये 2001 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कब का था, ये क्वेश्चन 1999 का था। अब देखो यहां पे जो आपसे आंसर पूछा है कि भैया कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की, तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ड्यूरेशन में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ड्यूरेशन में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसकी घोषणा की गई। आगे देखो कि 2 साल बाद सेम क्वेश्चन बन के आता है, इस बार जो आंसर है उसको क्वेश्चन में ही शामिल कर दे रहा है। क्या कर रहा है, मैकडोनाल्ड का जो कम्युनल अवार्ड था, ठीक है, जो फैक्ट आपको दिया था इसके पहले वो तो क्वेश्चन में दे दिया, पूछ कर रहा है कि इसमें किसी पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं आरक्षित क्षेत्र आवंटित नहीं थे, मतलब किसको रिजर्वेशन नहीं दिया गया था इसमें। तो मैंने पहले ही बता दिया कि बौद्धिज्म और जैनिज्म इसमें शामिल नहीं था। हमने क्या ट्रिक पढ़ा है, सिम यानी सिख, आई से ईसाई, एम से मुसलमान और एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान हमको पता है कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत था, अभी खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये चाहो तो आप लोग कमेंट कर दो। तो भैया इसका आंसर मानना बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर डी बौद्धिज्म शामिल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसी यहाँ पे स्टार पॉइंट मैंने पहले बता दिया, स्टार पॉइंट ये जो क्वेश्चन है ये रिसेंट में किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, तो इसके लिए यहाँ पे दे देगा यूपीपीएससी ने किसी ना तो किसी परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछ लिया है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। ठीक है, जस्ट पढ़ते आ रहा है तो ये कथन कारण आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे फिर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया पूना पैक्ट का संबंध किससे है, पूना पैक्ट का संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित वर्ग से है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता से है। तो देखो हिंदू मुस्लिम एकता से संबंध किसका है, खिलाफत का, खिलाफत का। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किसे कहा जाता था, तो जिन्ना को, चूंकि इनिशियली उनकी नीतियां जो थी वो राष्ट्रवादी नीतियां थी, इसको ध्यान में रखते हुए सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जिन्ना को माना था। हालांकि जिन्ना ही क्या करेंगे, जब लाहौर अधिवेशन होगा 1940 का, ठीक है, जिसको हम लोग लाहौर प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो लाहौर प्रस्ताव को हम लोग पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, तो वहीं से पाकिस्तान की नींव रख जाती है। द्विराष्ट्र सिद्धांत में बाद में जिन्ना मानना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जिन्ना का बाद में चेहरा क्या हो जाएगा, रिलीजियस चेहरा हो जाएगा। तो ये भी चीज हम समझ गए। तो भैया इसका संबंध क्या है, दलित वर्ग से। हमने आप पहले ही बता दिया कि भाई कि 71 सीटें जो कम्युनल अवार्ड से मिली थी, गांधी जी ने उसको बढ़ा के 148 सीट कर दिया। किसी किसी बुक में 147 सीट मिलती है, खैर 148 सीट मैक्सिमम इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मद्रास में सर्वाधिक सीटें दी गई थी 30 सीटें। यहाँ पे मैंने आपको संयुक्त प्रांत की 20 सीट बताई थी, तो संयुक्त प्रांत का 20 सीट देख लो। बाकी आप चाहो तो बीपीएससी वाले बिहार में दिमाग रखना, तो बिहार और उड़ीसा का मिला के कुल कितनी सीटें दी गई थी, 18 सीटें। ठीक है, पंजाब वाले बेल्ट की 8 सीटें थी। ये स्पेशल पीसेस में, स्टेट पीसेस में क्वेश्चन बन के आ सकता है। कल को मैथ्स दी कॉलम में भी दे सकता है इसको मिलाने के लिए। ठीक है, कैसे दे देगा, सांप्रदायिक पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। यहाँ पे लिख देगा प्रांत, प्रोविंसेस, ब्रिटिश कॉलेज प्रोविंसेस। ठीक है, अब एक तरफ प्रांत का नाम दे देगा, दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ क्या देगा,
जो रिजर्व सीटें थी, पूना पैक्ट की जो रिजर्व सीटें थी उनके बारे में इधर लिख देगा, और भैया कह देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मैच कराओ। ठीक है, या ठीक है कुछ भी कूट टाइप का दे सकता है, सुमेलित टाइप का दे सकता है, तो तैयार रहेंगे। मेरे कहने वाला ना ये चीज आपको तैयार रहना चाहिए। संयुक्त प्रांत में जो 20 सीटें थी उसी तरीके से मध्य प्रांत में भी 20 सीटें थी। ठीक है, मध्य प्रांत में भी कितनी सीट थी, 20 सीट थी। यहाँ देखो मध्य प्रांत की भी सीटों की संख्या 20 ही थी, तो संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत में इक्वल सीटें थी। बंगाल में 30 सीटें थी। ठीक है, बंगाल में भी कितनी सीटें थी, तो यहाँ पे देखो बंगाल में भी 30 सीटें थी। ठीक, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि मद्रास इज इक्वल टू बंगाल, मद्रास और बंगाल में इक्वल सीटें थी। इसी तरीके से मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में इक्वल सीटें थी 20-20। तो भैया 100 सीटें तो इसी 4 प्रांत को मिला के, बाकी 48 सीटें मिला के सब जगह थी। ओके, ये याद करना जरूरी है। यहां से देखो कम्युनल अवार्ड के बारे में ये 71 को 148 कर दिया, ये सबको पता है। थोड़ा सा अगर यहां जाके क्वेश्चन दे देगा तो 5 लोग मैक्सिमम 10 में से हर 5 को ही पता होगा। ठीक है, तो आप उन 5 में शामिल हो जाओ, बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। क्यों भाई, कम्युनल अवार्ड ने कहा कि भाई मैं 71 सीटें दे रहा हूं, गांधी जी ने कहा आप 148 सीटें ले लो, तो भाई इसके उद्देश्य को धराशायी कर दिया। क्या होता है उद्देश्य, फूट डालो राज करो की नीति। ठीक, तो ये तो ब्रेक हो गया। आगे क्या कह रहा है, उसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और कथन कारण की व्याख्या करता है, क्योंकि रिजर्वेशन के माध्यम से, देखो अंग्रेजों का उद्देश्य तो दूसरा था। ठीक है, तो रिजर्वेशन के माध्यम से क्या किया कि जो इंग्लिश का उद्देश्य था वो क्या हुआ, उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, भाई दोगुना से ज्यादा सीटें दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कौन किए थे, तो कोई गांधी जी इस पे हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, ये तो क्लियर बात है, कट कर दो इसको। ठीक, इरविन इस पे कहां हस्ताक्षर करेगा, इरविन का तो कोई संबंध ही नहीं है, इरविन का कोई संबंध ही नहीं है। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में चांस है, भाई पूना पैक्ट इन्हीं के बीच में हुआ है, लेकिन सिग्नेटरी ये नहीं है। गांधी, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा है गांधी जी के समर्थक, लेकिन मैक्सिमम माना जाता है कि MMM यानी मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पे सिग्नेचर किया था। ओके, गांधी जी के समर्थकों के बीच में कई सारे सिग्नेटरी होंगे, मेनली नजदीक संबंध मदन मोहन मालवीय का था, तो माना जाता है कई सारी बुक्स ने लिखा है कि मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। ओके, जिसमें कोई आंसर सही नहीं था। ठीक, कल मैंने एक, अच्छा ये बताओ, कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, फुल इंडिपेंडेंस, तो सुभाष चंद्र बोस SC बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस प्लस जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने मिलके एक एसोसिएशन की स्थापना की थी, एक संगठन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था, पूर्ण स्वराज था। ठीक है, पूर्ण स्वराज था। ठीक है, पूर्ण स्वराज था। तो उस संगठन का नाम क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, बेटर रहेगा। कल ही हम लोग किए थे, तो इसको होमवर्क के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि यार कि इसको कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 के पूना पैक्ट में समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। कौन नहीं किए थे, गांधी जी नहीं किए थे, एकदम क्लियर बात है, गांधी जी ने इस पर साइन नहीं किया था। ठीक है, तो मैंने बोला भी था कि मदन मोहन मालवीय के बारे में माना जाता है। ठीक है, तो मालवीय जी ने भी किया था, उधर से तो BR अम्बेडकर साहब ही थे, सी राजगोपालाचारी ने भी, मतलब कई सारे लोगों ने साइन किया। यहाँ पे देखो गांधी जी के समर्थकों में एक नहीं कई लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कह रहा कि हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, और भी इस पर कई सारे लोगों ने साइन किए थे, हस्ताक्षर करता थे। ये देखो बहुत सारे लोगों का नाम है। ठीक, इसमें बस दिमाग में ये रखना है कि गांधी जी ने साइन नहीं किए थे, यानी गांधी जी का संबंध तो है, लेकिन गांधी जी इस पर साइन नहीं किए हुए हैं। नेक्स्ट होगी, अब देखो यहां के बाद से आप देखोगे होता क्या है, जब सांप्रदायिक पंचायत हुआ, पूना पैक्ट हुआ, तो कहीं कहीं थोड़ा सा जो चेहरा था गांधी जी का, वो उससे नाराज हो जाते हैं। कौन, डॉक्टर अम्बेडकर, वो नाराज हो जाएंगे। वो गांधी जी के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, जिसके बारे में पेपर में क्वेश्चन भी पूछ के आया है। मैं वो सीधा स्टेटमेंट ही आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना, 11 नंबर क्वेश्चन नहीं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन में डॉक्टर अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट दिया है कि महात्मा गांधी उस क्षणिक भूत के समान है, उस क्षणिक भूत के समान है। ठीक है, उस क्षणिक महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, लेकिन अस्तर नहीं। ठीक है, क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं या अस्तर नहीं। ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। पूना पैक्ट के समय ये बातें कही गई थी।
पूना पैक्ट के समय डॉक्टर अंबेडकर ने ये बातें कही थी, ठीक है। तो ये दिखाता कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा नाराजगी थी। इसके बाद से गांधी जी एक्टिवली क्या करेंगे, ठीक है, एक्टिवली जो एंटी अनटचेबिलिटी मिशंस थे उस पे लग जाते हैं। तो गांधी जी एक लीग बनाएंगे, उस लीग का नाम था ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। अगर स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रहा होगा तो बता दूं, नहीं दिख रहा तो मैं बोल देता हूं, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। बाद में इसी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग को हम लोग हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जानते हैं। तो भैया इसकी नींव किसने रखी, तो इसकी नींव रखते हैं आपके गांधी जी। और इसकी पहली बार, इसकी प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम बार इसकी अध्यक्षता, फर्स्ट टाइम, प्रथम बार इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो वो करते हैं आपके घनश्याम दास बिड़ला जी। कौन, घनश्याम दास बिड़ला जी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, घनश्याम दास बिड़ला जी ने। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, ठीक। तो यानी आप अब देखना क्या करोगे, एक पूना पैक्ट के बाद, ठीक है, गांधी जी अब देखो भाई 1930 से शांत होंगे और लगभग 10 साल से अधिक समय तक शांत रहेंगे। 1942 में आपका फिर से वो स्टार्ट करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। क्यों, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और कुछ कहानियां होती है जिसको हम लोग बीच में पढ़ेंगे अभी, ठीक। इसके बाद से एक अंबेडकर जी भी एक लीग बनाते हैं, ठीक है, और बाबू जगजीवन राम एक लीग बनाते हैं। तो कई सारे आप देखोगे कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है या डिप्रेस्ड कास्ट है उनके लिए कई सारे लीग बनते हैं। जैसे बाबू जगजीवन राम ने क्या किया, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग बनाया। बाबू जगजीवन राम ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग बनाया। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1942 में बनाया जाता है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1926 में, ठीक है, एमसी राजा के द्वारा बनाया जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट लीग्स फेडरेशंस हैं जिनके बारे में हमको पता रहना चाहिए, जिनका काम क्या था कि जो डिप्रेस्ड क्लास के पर्सन है, जो शेड्यूल कास्ट के पर्सन है, ठीक है, जो अनटचेबिलिटी के शिकार पर्सन है, उनके सामाजिक आर्थिक स्तर में उत्थान करना, ठीक है। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये हम लोग देख लें। अब इसी पे 3-4 क्वेश्चंस बन के आए, तो एक बार उन 3-4 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां पे आपका ये स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान है। 11 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग कल भी किए थे कि जो आपका कराची अधिवेशन था, चूंकि कराची अधिवेशन की कुछ देर पहले ही क्या है, 2-3 दिन पहले 31 मार्च को आपका कराची अधिवेशन हुआ था, ठीक। तो उसकी कुछ दिन पहले लगभग 27-28 तारीख को ही 27 मार्च को शायद भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो कराची अधिवेशन में गांधी जी का खूब विरोध होता है। तो इसी में कहते हैं गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं, ठीक है। दे माइट किल मी बट दे कांट किल गांधीज्म, ठीक है। गांधीज्म को मारने का तरीका क्या है, इफ ट्रूथ कैन बी किल्ड, ठीक है, भाई सच्चाई को ही मार दो तो फिर गांधीज्म कैन बी किल्ड। गांधीज्म क्या है, अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि गांधी जी क्या है, साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में ट्रस्ट रखते थे, ठीक। तो ये कराची अधिवेशन में कही गई बात थी, ये कल ही हम लोग देखे थे। अब देखो यहां से क्या होगा, ये देखो ये 7वां नंबर क्वेश्चन छूट गया था। भारत हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन करेगा। तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन नंबर बी इसके राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे क्या कह रहा है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, स्थापना नहीं अध्यक्षता, तो अध्यक्षता घनश्याम दास बिड़ला जी के द्वारा की गई, ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला जी के द्वारा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग कौन बनाया, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग बाबू जगजीवन राम, ठीक है, ये भी हम लोग क्लियर देख लिए। और इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सब देख लिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन लोगों ने नहीं देखा। देखो एक्सप्लेनेशन में नॉर्मली लाइन बाय लाइन पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन जितनी चीज़ें वो सब समझा देता हूँ, ठीक है। लाइन बाय लाइन पढ़ता तो बहुत आसान है यार, इसके लिए तो फिर तैयारी नहीं करनी, सीधे आके पढ़ा देना है, ठीक। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब देखो सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है, भारत कांग्रेस की समाजवादी पार्टी, ठीक है, और प्रांतीय चुनाव। देखो होता क्या है, समाजवादी मूवमेंट इस ड्यूरेशन में बढ़ जाता है, कई सारी समाजवादी पार्टीज का, सोशलिस्ट पार्टीज का गठन होता है। इसी में एक पार्टी का 1934 में गठन किया जाता है, किसके द्वारा, तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में 2 कथन आए हैं, एक तो कालानुक्रम में इसके बारे में क्वेश्चन आया है अरेंज करने के लिए, दूसरा इसकी कौन इसके संस्थापक है इसके बारे में क्वेश्चन बन गया है। तो हमारे लिए आसान है, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में टिक करना, ठीक है, और या जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। और यहाँ पे क्या लिखा है,
ठीक, तो ये अच्छा, पटना में कौन संयोजक था? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। ओके, अब देखो होता क्या है, प्रांतीय चुनाव कब होता है? तो 1937 में 1937 में प्रांतीय चुनाव होना स्टार्ट होता है। अब 1937 का प्रांतीय चुनाव इंपॉर्टेंट क्यों रखता है? इंपॉर्टेंस रखने के पीछे 1937 के प्रांतीय चुनाव में कारण क्या है? 1935 के एक्ट में यह प्रावधान किया गया था 1937 के चुनाव के संदर्भ में। जाहिर सी बात है, इस चुनाव में, पहले वाले चुनाव का क्या क्या था? कांग्रेस ने विरोध कर दिया था, भाई हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। ओके, होता क्या है, सारे प्रांतों में चुनाव होता है, कांग्रेस 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त करती है। इसको अगर मैं पीपीटी के तहत समझाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, देखो यहां पे फॉर्मेटिंग बनाया हूं, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में मैंने देख लिया, इसके बारे में तो कोई दिक्कत है नहीं, इसके बारे में ऑलरेडी देख लिया। रुकिए, इसके बारे में क्या देखा? आचार्य नरेंद्र देव, थोड़ा सा पेन बड़ा करना पड़ेगा, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। ओके, ये दो लोगों का संबंध इससे। अब मैंने बोला कि 1935 के एक्ट के थ्रू क्या होगा? 1935 एक्ट के थ्रू प्रांतीय चुनाव होगा, ठीक है, प्रोविजनल इलेक्शन से स्टार्ट होंगे 1937 में। कांग्रेस को 5 स्टेट में, टोटल 5 स्टेट में या प्रांत में क्या होता है? बहुमत प्राप्त होती है। वो 5 स्थान कौन से थे? MBMUS, ठीक है, ठीक है, ठीक है, MBMUS, M से मद्रास, B से बिहार, बॉम्बे नहीं, B से बिहार है। ओके, B से बिहार है। आगे बात समझ में? M से मद्रास, U से उड़ीसा, U से क्या हो गया? उड़ीसा हो गया, और इस M से आपका हो गया मध्य प्रांत। इन जगहों पे कांग्रेस की पकड़ बहुत क्या थी? तेज थी। तो इन जगहों पे कांग्रेस की पकड़ तेज थी, तो यहां पे कांग्रेस को क्या मिल गया? पूर्ण बहुमत मिल गया। कांग्रेस को एक जगह और पूर्ण बहुमत मिलते मिलते बस रह गया था, वो जगह क्या थी? बम्बई। बम्बई में टोटल 175 सीटें थी। बहुमत के लिए कांग्रेस को कितनी सीट चाहिए थी? तो भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पे बहुमत के लिए कांग्रेस को टोटल 88 सीट चाहिए थी, 88 सीट चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस को कितनी मिल पाई? 86 सीट। यही कारण है कि यहाँ पे बड़ी पार्टी कौन बनी? कांग्रेस बनी। लेकिन जब कांग्रेस बाद में सरकार बनाती है तो वो बंबई में भी बना लेती है, कुछ छोटी पार्टियों को छोड़ के, ठीक है। 3 जगहों पे कांग्रेस बड़ी पार्टी बनी थी, बंबई, असम और नॉर्थ वेस्ट प्रांत। इन 3 जगहों पे कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में शामिल होती है। तो 5 जगहों पे क्या है? पूर्ण बहुमत, 3 जगहों पे बड़ी पार्टी। तो यानी यहां पे आप क्या देखोगे? चलो यहां पे यही, इसकी बात छोड़ो, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये एस जो संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 134 सीट मिली थी, ठीक है, 134 सीट, टोटल 228 सीट मिले थे। अब देखो होता क्या है, इस जो 134 सीट मिली, जब ये मंत्रिमंडल का गठन किया गया, तो मंत्रिमंडल के गठन में क्या होता है? गोविंद वल्लभ पंत जी संयुक्त प्रांत के क्या बनेंगे? प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कैलाश नाथ जी क्या बनेंगे? न्याय मंत्री बनते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आता है, ओके। और रफी अहमद किदवई जी क्या बनेंगे? तो क्वेश्चन मार्क। चलो क्वेश्चन मार्क क्या, अब बताओ क्या वित्त मंत्री बनते हैं? वित्त मंत्री बनते हैं। चलो अब क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, ओके, कमेंट करना है। तो ये किसका डिटेल मैंने लिखा है? तो ये संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडल का, ये संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडल का डिटेल है, संयुक्त प्रांत मंत्रिमंडल का ये डिटेल है आपका, ओके। इसको कमेंट करना है, यहां पे एक कमेंट दे दिया करने के लिए। अब ये तो हमने स्टेटस देख लिया। पेपर में आपको ध्यान देना है, रफी अहमद किदवई जी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब हमने बड़ी पार्टी कौन सी देख लिया। अब देखो होता क्या है, कांग्रेस ने टोटल 6 प्लेसेस से, टोटल 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाती है। 5 वो जहां पे पूर्ण बहुमत था, और 1 आपका बॉम्बे हो जाता है, बॉम्बे हो जाता है। तो टोटल 6 जगहों पे कांग्रेस अपना सरकार बनाती है 1937 में, इन 1937, ओके। अब यहां से क्या होता है, एक कंक्लूजन निकालोगे आप, तो कंक्लूजन आपको निकलेगा कि एक पार्टी ऐसी जिसकी राजनीति खत्म हो जा रही है, और उस पार्टी का नाम क्या है? उस पार्टी का नाम है, एक सेकंड, तो पेन, ओके, उस पार्टी का नाम है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के बारे में हमने क्या देखा कि भाई 1906 में इसका गठन हुआ है, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि मुसलमानों का नेता बनना। लेकिन होता क्या है, फेल कर जाती है।
अब सोचो 1937 के इलेक्शन में मुसलमानों ने ही इनको फेल कर दिया, यानी ये जान गया कि अब हमारा क्या है, हमारा कोई लेना देना नहीं है भैया। कांग्रेस, हम कहते रह गए कि हम मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी बन गई, अब तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्या करें। अब देखो होता क्या है इस बीच में, होता यह है कि मुस्लिम लीग क्या करेगी, अब जैसे जो हार जाता है वो क्या करता है, वो अफवाह फैलाता है। तो उसने कहा कि कांग्रेस में क्या भाई, हिंदुज़म बहुल तो जाहिर सी बात रहेगी, तो कांग्रेस के हिंदू बहुल शासन में इस्लाम खतरे में है, ऐसी कई सारे उन्होंने रिपोर्ट निकाले और इस प्रकार का खूब नारा देके मुसलमानों को क्या किया गया कि मोबिलाइज कराया गया। ठीक है, तो कांग्रेस में कि हिंदू बहुल शासन में इस्लाम खतरे में है, ऐसी कई सारी न्यूज़ेस चला दी गई। ठीक है, कई सारे रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो गई। जैसे एक रिपोर्ट है आपका ध्यान देना, पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, फजुल हक रिपोर्ट। इन तीनों रिपोर्ट में क्या दिखाया जाएगा कि भाई मुस्लिम डिप्रेस्ड है, मुस्लिमों का क्या है, जो अधिकार है खत्म है, मुस्लिम बहुत प्रताड़ित हैं कांग्रेस के शासन में, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, बहुत पीड़ित है मुस्लिम कांग्रेस रूल के अंदर, ताकि मुसलमानों को क्या किया जाए। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझो, कांग्रेस में अलगाववाद क्यों इतना बढ़ गया। होता क्या था कि लोग क्या करते थे, जो वहाँ के अलगाववादी थे वो सेना का यूनिफॉर्म पहन लेते थे और किसी रोड पे इकट्ठा हो जाते थे। ठीक है, सपोज कि यहाँ से आम पब्लिक जा रही है तो यहाँ पे वो क्या करते थे कि चेक पोस्ट लगा देते थे। ठीक, और पहले से इनका बंदा इधर आ रही पब्लिक के साथ मिला रहता था। ठीक, तो होता क्या था, उसमें एक बंदा कोई टोपी लगाया हुआ है, ठीक, और जो इनका बंदा है, ठीक है, वो सिंपल यूनिफॉर्म में या टोपी नहीं लगाया है, थोड़ा दिखने से हिंदू लग रहा है। अब वो यहाँ से जब जाता था तो ये लोग क्या करते थे, जो टोपी वाला लड़का है उसकी चेकिंग करते थे और उसको छोड़ के जाने देते थे जो दूसरा वाला है। तो इनको लगने लगा टोपी वाले लोग, क्योंकि भैया हमको यहाँ पे क्या करेगी, जो भारतीय सेना है ये प्रताड़ित करे। सच में ये भारतीय सेना थी ही नहीं, ये तो वही अलगाववादी थे। तो माइंड वॉश करना, जो माइंड गेन माइंड वॉश टर्म्स आता है, कहते हैं कि वो चीज़ यहाँ पे मुस्लिम लीग ने करना स्टार्ट किया। ठीक, और कहते थे ना कि जब आप निगेटिव अप्रोच में रखते हैं तो अवसरवादी लोगों को अवसर मिल भी जाता है। ठीक है, अब देखो, तो जैसे जिंदगी में कई सारे लोग आपको मिलेंगे कि वो अवसरवादी हैं, और हर अवसरवादी को कुछ ना कुछ ऐसी घटना मिल जाती है कि उसको जिंदगी में बड़ा अवसर मिल जाता है। इसी बीच में एक घटना क्या घटती है, ठीक है, एक घटना क्या घटेगी, वो घटना ये थी 22 अक्टूबर 1939। इस दिन को स्टार्ट हो जाता है आपका, इस दिन को क्या स्टार्ट हो जाता है, 1939 में आपका वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होता है। और वर्ल्ड वार 2 में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा ये जाने बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करती है कि भारतीयों को, भारत को ब्रिटेन की तरफ से वर्ल्ड वार में झोंक देती है। ये बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लगती है, तो कांग्रेस क्या करेगी इस बात का जम के विरोध। ठीक, कांग्रेस ने सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन को समर्थन नहीं दिया था। कांग्रेस का यह कहना था हम आपको समर्थन दे देंगे लेकिन हमको फुल इंडिपेंडेंस दो, पूर्ण स्वराज दे दो, जाओ तुम लोग अपना लड़ाई लड़ लो। लेकिन बिना पूछे शामिल कर दिया गया भारतीयों को। तो कांग्रेस क्या करेगी, मंत्रिमंडल से रिजाइन कर देगी। ओके, मंत्रिमंडल से क्या करेगी, त्याग पत्र दे देगी, रिजाइन दे देगी। अब जब कब 22 अक्टूबर 1939 को, और कांग्रेस जब त्याग पत्र दे देगी तो इस त्याग पत्र से क्या होगा, ब्रिटेन का कोई नुकसान होगा? नहीं होगा। भाई आपने इस्तीफा दे दिया, हम डिसीजन ले लिए, खत्म बवाल, नहीं नुकसान होगा। लेकिन अब कांग्रेस करेगी क्या, कांग्रेस अब क्रिएटिव एक्टिविटी में आ जाएगी, भारतीयों को जागरूक करेगी। क्योंकि अंग्रेज कहां फंस गए हैं, अंग्रेज फंस गए हैं वर्ल्ड वार में। सुभाष चंद्र बोस बोलेंगे हमको जापान का साथ देना चाहिए, लेकिन हम लोग सोचेंगे नहीं, हम खुद का साथ देंगे, हम कल को जापान का गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, खुद का साथ देंगे, हम भारतीयों क्या करेंगे, सशक्त बनाएंगे ताकि अब उनको आज़ादी मिल जाए, ऑटोमेटिकली वो खुद ही लड़ोड़ की आज़ादी अब ले लें। ठीक है, तो कांग्रेस उस क्रिएटिव काम में लग जाएगी, हिंदू मुस्लिम एकता में कमी आएगी, कांग्रेस उसको बनाने में लग जाएगी। इसी बीच में क्या होता है, 2 महीने बाद, देखो ये 22 अक्टूबर की घटना है, 2 महीने के बाद क्या होगा, कांग्रेस के द्वारा एक दिवस, मुक्ति दिवस स्टार्ट किया जाता है। वो डे, ठीक है, मुक्ति दिवस के तौर पे इसको स्टार्ट किया था, इसको मुक्ति दिवस ही बोलते हैं शायद, हम लोग देख लेंगे, हम मुक्ति दिवस ही बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि भाई कांग्रेस ने मुक्ति दिवस कब मनाया, तो कांग्रेस के द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया जाता है वो मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया कि 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाती। क्यों कि भाई मंत्री, ये इस खुशी में कि कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया, ये तो जीत नहीं पाए थे, इस बात का मलाल था। अब कांग्रेस छोड़ दी, हमारा जैसा हाल वही कांग्रेस का हाल,
खुश हो गए। इनको पता था कि कांग्रेस क्या करेगी, ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ेगी, विचारधारा के अगेंस्ट लड़ेगी, ये क्या करेंगे, अंग्रेजों का साथ दे लेंगे, हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता फैलाने में काम करेंगे, इनका टारगेट अपना पूरा हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि भाई कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस भी अपने आप में, आप सोचो आप किससे मुक्ति पा रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस से मुक्ति मिल गई, ठीक है, कांग्रेस से मुक्ति मिल गई, और कांग्रेस में क्या है, आप दिखा रहे हो कि हिंदू बहुल कांग्रेस है, यानी हमको हिंदुओं से मुक्ति होगी। तो ये जो मुक्ति दिवस इन्होंने मनाया, इसने भी कहा कि हिंदू और मुस्लिम की एकता में क्या किया, बहुत बड़ा गैप लेके आ गई। और इस गैप, ये केवल गैप नहीं क्रिएट हुआ, ये केवल आप देखोगे गैप नहीं क्रिएट होता है, 1930 से ही द्विराज सिद्धांत का कॉन्सेप्ट चलना स्टार्ट होता है। 1930 में ठीक है, चलो अभी द्विराज सिद्धांत का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो उस समय इसको डिस्कस कर दूंगा। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इतना जितना हम लोगों ने तैयार किया है इस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। कहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, हम लोग पहुंच गए थे यहां तक। चलो भैया, तो पहला नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया, पहला नंबर क्वेश्चन कर लिया। पेन को मैं रेड कर लेता हूं, एक कोई पेन, इस पेन को हटा के रेड कर लेता हूं, ओके ठीक है, पेन सर्ट कर लो। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन है ये, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 1937 के इलेक्शन में, जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी, ठीक है, निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, ठीक है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो पूर्ण बहुमत का क्या है, मद्रास में मिला था, उड़ीसा में मिला था, ओके, मद्रास, उड़ीसा, बिहार में मिला था, और क्या मिला था, मध्य प्रांत में मिला था, संयुक्त प्रांत में मिला था। इन 5 जगहों पे पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है, इन 5 जगहों पे पूर्ण बहुमत मिला था। अब इसमें रूट क्या है, तो भैया मद्रास है, बिहार है, मध्य प्रांत के साथ बरार भी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है, यह आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन सा प्रांत है जहां पे 1937 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जहां पे पूर्ण बहुमत नहीं था। तो उड़ीसा में पूर्ण बहुमत था, बिहार में पूर्ण बहुमत था, ठीक, इसके अलावा क्या था, मद्रास में पूर्ण बहुमत था, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत था, और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत था, संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत था। लेकिन न असम में पूर्ण बहुमत था, न बॉम्बे में पूर्ण बहुमत था। बॉम्बई में भी सबसे बड़ी सरकार थी, असम में भी सबसे बड़ी सरकार थी, आप ध्यान देना। बंबई, असम और संयुक्त उत्तर नॉर्थ वेस्ट जो प्रांत है, वहां पे पूर्ण बहुमत नहीं, वहां पे बड़ी पार्टी के रूप में नामित थी, ठीक है। तो यानी इसके 2 ऑप्शन सही थे, इसके लिए इसको जांच से हटा दिया गया, ठीक है। ये मेंस 2004 में क्वेश्चन बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, तो भाई 5 जहां पे पूर्ण बहुमत था वहां भी बनेगा, और 1 बॉम्बे, तो भाई 6 जगह पे तो तुरंत बन जाती है। अब ऑप्शन नंबर 6 तो है, लेकिन आप बोलोगे सर कि 6 को इसने स्टार पॉइंट क्यों बना दिया। 2 जगह पे कांग्रेस और बड़ी पार्टी थी, वहां भी बाद में जोड़ तोड़ करके वो क्या करती है, सरकार बना लेती है, ठीक है। वही चीज यहां पे समझा है कि 1937 में 6 प्रांतों में बने थे, ठीक है। वो 6 प्रांतों का नाम यहाँ पे लिखा है। करा बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन बना लिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया। मतलब कांग्रेस 2 जगहों पे 3 जगहों पे बड़ी पार्टी थी, ठीक है, उनमें से 1 जगह तो केवल 2 ही सीट की कमी थी, तो वहां तो तत्काल बना ली, तो 6 तो तुरंत हो गया। लेकिन 2 जगहों पे और जो बड़ी पार्टी थी, असम और नॉर्थ वेस्ट प्रांत में, वहां भी समय के साथ गवर्नमेंट बना लेती है। तो अगर देखोगे टोटल कितनी जगहों पे, टोटल 8 जगहों पे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है आंसर में, ठीक है। तो 9 तो नहीं होगा, 3 तो नहीं होगा, और 11 भी जाते हैं। अब वैसे सबसे नजदीक आंसर आप देखो तो 6 है, ठीक है, 6 सबसे नजदीक आंसर है, क्योंकि बाकी 2 जगह थोड़ी दिन बाद बना था, 1937 की घटना है वो भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1935 का चुनाव होता है, वो कितने समय तक सरकार चलती है। तो मैंने बोला आपका वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाता है, वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो जाएगा। और वर्ल्ड वार 2 होने का कारण क्या है, 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस क्या करेगी, रिजाइन कर देगी, और सरकार बनती है आपकी 37 में। तो कुल 28
मंथ तक सरकार चलती है, 28 महीने तक सरकार चलती है, उसके बाद से सरकार गिर जाएगी। सरकार क्या होगी? गिर जाएगी। मुक्ति दिवस के रूप में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उस दिन सौभाग्य से दिन भी शुक्रवार था, इनके द्वारा मनाया गया मुक्ति दिवस। आगे क्वेश्चन क्या करा है? 1937 के चुनाव में के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? तो वो थे रफ़ी अहमद किदवई। इसके बारे में क्वेश्चन मैंने पहले पूछा है, तो आंसर्स आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, कांग्रेस की रिपोर्ट कह रहा है, इसको कह रहा है कि सही सलामत लगाना है अरेंज करके। तो ये रिपोर्ट किसी संबंधित है हमको पता है, पीरपुर रिपोर्ट पहले आई थी 1938 में, बाकी दोनों रिपोर्ट का संबंध 1939 से, लेकिन जो इसमें आपका शरीफ रिपोर्ट है ये मार्च में आया है और आपका ये लास्ट 1939 में आया है। तो अरेंज कर लो 1 2 3, ओके, आंसर मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अच्छा अब ये तो हो गया भैया। अब हो क्या रहा है आप समझो कि 1939 में कांग्रेस क्या कर रही है? 22 अक्टूबर को रिजाइन कर दे रही है। 22 अक्टूबर 1939 को रिजाइन कर दे रही है। कौन? कांग्रेस। कांग्रेस यहां से क्या कर रही है भाई? रिजाइन, कि हम अब रिजाइन करते हैं। तो 1939 में हमको पता है कि हर दिसंबर माह में क्या होता था? कांग्रेस का अधिवेशन होता था। तो जाहिर सी बात है कि 1939 में कांग्रेस का अब दिसंबर में क्या होना है? अधिवेशन होना है। तो कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी होगी उस पर बात होगी। 1938 के जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, फिर इसको मैं पीपीटी समझाने जा रहा हूं। अब तक हमने क्वेश्चन कर लिया, अब हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन समझाता हूं आपको। देखिए अब यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है आपका हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन लिखा है। हरिपुरा अधिवेशन जब हुआ था तो इस समय तक आते आते सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इनका जो कद था वो अब बहुत बड़ा कद हो चुका था। ठीक है, निर्विरोध इनको चुन लिया जाता है कांग्रेस का अध्यक्ष 1938 के हरिपुरा सेशन का। हरिपुरा आपके गुजरात में पड़ता है। अब सोचो, इतनी बड़ी पर्सनालिटी सुभाष चंद्र बोस को आप एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में शामिल कर सकते हो, ये नरम नहीं थे। ठीक है भैया, इनके स्वभाव और इनके व्यक्तित्व के कारण 1939 में भी ये क्या होते हैं, जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है इसमें भी चुन लिए जाते हैं। लेकिन इसमें एक बुरी घटना होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं आदर्श की लड़ाई में यहां थोड़ी सी चूक जो हो जाती है गांधी जी से। गांधी जी ने जो इनके अपोजिट में लड़े थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया जी। पट्टाभी सीतारमैया जी, ओके, पट्टाभी सीतारमैया जो अपोजिट थे इनके। और कहा जाता कि पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी का सपोर्ट प्राप्त था, लेकिन उसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस क्या होंगे? विक्ट्री पा जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस चुने जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी नाराज होंगे। ठीक है, और एक कांग्रेस में हम लोग कह सकते हैं कि एक टूट पड़ेगी, सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देंगे। इसके पहले हमने किसका इस्तीफा पढ़ा था? सीआर दास जी का पढ़ा था असहयोग आंदोलन के ड्यूरेशन में। और सुभाष चंद्र बोस जी फिर चले जाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। तो त्रिपुरा और हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन क्या, ये समझ गए। अब बात आती है कि भैया त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस चुने तो गए, एससी बोस जी चुने तो गए, लेकिन ये कर देंगे रिजाइन। तो भाई अब इसकी अध्यक्षता आगे कौन संभालेगा बदली ड्यूरेशन में? तो राजेंद्र बाबू संभालते हैं, राजेंद्र प्रसाद संभालते हैं। ठीक है, ये बताता है राजेंद्र प्रसाद एक एक्टिव मेंबर थे, एक बहुत ही एक्टिव मेंबर थे। ठीक है, यही रीजन है आप देखोगे कि अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा के। वेन कब बनते हैं आप चाहो तो कमेंट करके बता दो। ओके, ये चीज हम लोग समझ लें, बढ़िया तरीके से समझ लें। अब हम लोग हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन के क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर पाकिस्तान की मांग करते हैं। ओके, क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके ऊपर। यहां पे 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। 9th नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि भाई हरिपुरा अधिवेशन हुआ कब होगा? तो भाई हरिपुरा अधिवेशन आपका हुआ होगा 1938 में। अध्यक्षता किसने किया? तो एससी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी बात लगातार कौन सा अधिवेशन हुआ? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ कब? 1939 में। अध्यक्ष कौन चुने गए? तो वो चुने गए आपके सुभाष चंद्र बोस। बाद में पट्टाभी सीतारमैया जी को लेकर एक टकराव होगा। ठीक है, और ये रिजिग्नेशन दे देंगे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो कह रहा है कि पूर्ण स्वराज हमको दे दो तो हम ब्रिटेन का मदद करेंगे। बिल्कुल यही स्ट्रेटजी थी, लेकिन हमसे पूछा ही नहीं गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था? तो बिल्कुल नहीं, नो, नहीं सहयोग प्रदान किया था। और अंग्रेजों ने पूर्ण स्वराज की हमको अनाउंसमेंट भी नहीं किया था। तो इसका नो। अभी तो डोमिनियन स्टेटस आगे ये क्रिप्स मिशन में बात करते हैं, तो दोनों नो। तो दोनों गलत स्टेटमेंट है, यानी स्टेटमेंट और रीजन दोनों ही रॉन्ग है, दोनों ही फॉल्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब हमारा देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट, पाकिस्तान की मांग। तो पाकिस्तान की मांग का कॉन्सेप्ट देखो, मुस्लिम लीग का गठन हो गया था 1906 में, और 1919 में आपका सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड आता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। ठीक है, एक अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पाकिस्तान की मांग वाला एक कॉन्सेप्ट देखते हैं यहां पे। ठीक है, अब देखो किस किस पर्सनालिटी का नाम जुड़ा हुआ है। देखो पाकिस्तान वर्ड जो है ना, पाकिस्तान शब्द, ये 1933 में आता है, लेकिन एक पृथक राष्ट्र होना चाहिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत की थियरी पहली बार मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में होता है, जो कि 1930 में होती है। ठीक है, इसको देखो मैं यहां से चार्ट से समझाता हूं आपको। देखिए मोहम्मद इकबाल, यहां पे एक नाम लिखा हो। मोहम्मद इकबाल एक ऐसे पर्सनालिटी हैं, इन्होंने इन 1930 में इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत को जन्म दिया। द्विराष्ट्र सिद्धांत को जन्म दिया। इन्होंने क्या कहा? तो भैया इन्होंने ये कहा कि एक मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र होना चाहिए, ताकि जो मुस्लिमों के हितों का ध्यान दे। ठीक है, जो मुस्लिमों के हितों का ध्यान रखे। ये 1930 का दौर कम्युनल अवार्ड वाला दौर है, वो याद रखो। ठीक, अब एक चीज बात और समझो, मुस्लिम लीग का 1930 का जो अधिवेशन हुआ था वो यूपी के इलाहाबाद में हुआ था, आज के प्रयागराज में। ये पीटी में आपसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दे। रहमत अली एक पर्सनालिटी है, 1933 में इन्होंने पहली बार, इसी पर्सनालिटी ने पाकिस्तान वर्ड का यूज किया। पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रयोग करता कौन है? तो रहमत अली है। बाद में हमको होता है कि 1939 का ड्यूरेशन में पाकिस्तान क्या होगा कि छोड़ देंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मंत्रिमंडल छोड़ से त्यागपत्र देते हैं। तो 1940 में क्या होता है, 1940 में, इन 1940 लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का। इन 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होगा, और वहां पे एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और वो प्रस्ताव क्या था? वो प्रस्ताव था पाकिस्तान प्रस्ताव, अर्थात एक नए राष्ट्र के निर्माण का प्रस्ताव, जिसको हम लोग लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। तो पाकिस्तान प्रस्ताव यहां पारित भी हो जाएगा। इस प्रस्ताव को अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसकी? तो इसकी अध्यक्षता जिन्ना कर रहे थे। जिन्ना इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ओके, इस प्रस्ताव को फजल हक ने प्रस्तुत किया था और खलीकुज्जमा ने इसका अनुमोदन किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट बात है। तो पाकिस्तान की मांग से संबंधित ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते हैं। तो चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इसके बेस बचे हुए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र का विचार रखा? तो पृथक राष्ट्र का विचार मोहम्मद इकबाल के द्वारा रखा गया। ये चीज समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत का, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, उसको बढ़ावा देने वाला कहा? तो सरोजनी नायडू। इन्होंने इरविन को भी महात्मा बोल दिया था। ठीक है, ध्यान देना। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं। नेहरू और जिन्ना का तुलना करते हुए निम्नलिखित में से किसने ये कहा है कि नेहरू क्या है, एक राष्ट्रभक्त है, और जिन्ना क्या है, एक पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ। ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है? नहीं पे हमेशा गोला बनाया करो। दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, तो बिल्कुल समर्थक थे, तभी इन्होंने लाहौर प्रस्ताव पारित कराया।
1940 में लाहौर प्रस्ताव अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो बिल्कुल सही है, की बताया हूँ आपको। असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो बिल्कुल सही बात है, असहयोग और खिलाफत दोनों के अगेंस्ट में थे। तो डी नंबर ऑप्शन। इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि ये डायरी लेके घूमते थे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित कराया गया, तो 1940 में। ओके, 1940 में मुस्लिम लीग ने अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा, तो भैया इसमें चूंकि प्रस्ताव रखने वाले जो फजल हक ने प्रस्तुत किया था प्रस्ताव, वो फजलुल हक था। ठीक है, उनका नाम था फजलुल हक। फजलुल हक कहीं पेपर में थे, ऑप्शन में थे नहीं, तो भैया ठीक है, इसका अनुमोदन किया था खजी कुज्जमा ने, तो इसके लिए नियरेस्ट आंसर, ठीक है, खली कुज्जमा हो जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, वो कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। तो भैया मुस्लिम लीग कर क्या रही है, तो मुस्लिम लीग क्या कर रही है कि अब देखो, इन्होंने लाहौर अधिवेशन कब होता है इनका, जब लाहौर प्रस्ताव पारित करते हैं, तो 23 मार्च 1940 को लाहौर प्रस्ताव पारित करते हैं, और इसी के 3 वर्ष पर साल, आफ्टर 3 ईयर, ये क्या करेंगे, इसी की मेमोरी में पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1943। ठीक है, उम्मीद करेंगे क्लास आपको बढ़िया लगी हो। अब देखो बहुत बचा नहीं है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, प्रयास करूंगा कल आपका लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो कल चांस रहेगा कि भैया आपकी क्लास कंप्लीट कर दूंगा, कल पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो अब देखो इसमें जो मिसलिनियस टॉपिक है ना, देखो अब यहाँ तक मैं आपको क्या करूँगा, आपका पूरा खत्म कर दूंगा। अब ये भारत का संवैधानिक विकास चूंकि पॉलिटी में रमन सर ने कराया है, तो इसको करने का कोई मतलब नहीं है, तो पॉलिटी हम लोग छोड़ देंगे। तो यानी इनडायरेक्टली हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, जैसे हम लोग इस चीज़ को छोड़ेंगे तो हमारे पास हम पहुँच जाएंगे अपना, ठीक है, यहाँ पर। अब जो विविध वाले टॉपिक है ना, वो अब तक हम लोग पढ़े हुए हैं, उसी से अब देखो भाई इलाहाबाद की संधि पढ़े हुए हैं, एक्सला चैपल की संधि पढ़े हुए हैं। अब इसी में से एक दो कुछ, ठीक है, ड्यूप्ली से संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दिया। अब इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा रीड करूँगा, करा दूंगा बाद में। ठीक है, इस पूरे टॉपिक को पढ़े। अब बताओ आंग्ल मैसूरवार ये सब नहीं पढ़े हैं। तो कुछ मिसलिनियस टॉपिक है, मिसलिनियस टॉपिक होते हैं, इसमें नॉर्मली कूट के क्वेश्चंस शामिल होते हैं, मतलब ऐसे कि भाई जिनका संबंध 3 से 4 टॉपिक से होता है। ठीक है, तो उस टॉपिक को यहाँ पर रख दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, आप नॉर्मली देखना उन टॉपिक्स को यहाँ पर रख देना। मेनली इसमें 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कूट वाले क्वेश्चन, ठीक है, सुमेलित नहीं है टाइप के क्वेश्चन, जिनका 3-4 टॉपिक से लिंक रहता है, उस टाइप के क्वेश्चन रखे जाते हैं। ये आप लोग किए हो तो आप लोग खुद से इसको रीड कर लेना। ठीक है, देखो आपकी खत्म हो गई। अब हम लोग को करना कहाँ तक है, तो भैया ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, हम लोग को पेज नंबर 206 तक करना है केवल। और कल मैक्स चांस रहेगी कि आपकी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, कल पूरी कोशिश रहेगी कि मॉडर्न इंडिया आपकी कंप्लीट हो जाए। हम लोग 197 पे हैं, 197 पे है, यानी आपको 10 पेजेस बचे हैं। कल प्रयास रहेगा कि 10 पेज भले 1.5 घंटा लग जाए, इसको कंप्लीट करा दे मॉडर्न इंडिया, तो कल आपकी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगी। तो आज आपको हो गया 32वां क्लास, कल आपको होगा 33 क्लास, टोटल 33 क्लास में आपकी पूरी इंडियन हिस्ट्री खत्म हो रही है। अराउंड मान के चलो कि लगभग 35 से 40 घंटे लगे हैं, 35 से 40 घंटे करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।